हेलो फ्रेंड्स, योगिता के लॉ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर हम लोगों ने पैरा नंबर 24 तक यूपी एपीओ के लिए यूपी पुलिस रेगुलेशन पढ़ लिया है। 24 तक आज हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लोक अभियोजक और उनके अधीनस्थ 25 से लेकर 39 पैरा नंबर तक है। 25 नंबर पैराग्राफ क्या कहता है? लोक अभियोजकों को मुख्य कर्तव्य वादों के अभियोजन को देखना पड़ता है। जो भी उनके कर्तव्य होते हैं, उनके अंदर जो भी वाद आते हैं, उन सबको लोक अभियोजक देखते हैं। महत्वपूर्ण मामले वह पुलिस डायरी को पढ़ेगा। जो भी महत्वपूर्ण मामले होंगे उसमें जो आपका एपीओ साहब होंगे, वो उस पुलिस डायरी को क्या करेंगे? पढ़ेंगे, जिसमें कि वाद की प्रथम सुनवाई से पूर्व तथ्यों से यथाशीघ्र अवगत हो सके, ताकि वाद से पहले उसको देखेंगे कि ये वाद किससे रिलेटेड है, क्या पर्पस है इसका, क्यों हुआ था, कौन इसमें व्यक्ति है। वो सारे कारण वो पहले से ही पढ़ लेते हैं। यथासंभव वाद के न्यायालय में आने से पूर्व उसे जांचकर्ता अधिकारी से परामर्श करना चाहिए। मतलब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, जिसको हम लोग आईओ बोलते हैं, उनसे उनको परामर्श लेना चाहिए कि क्या हुआ था, क्या आपने इन्वेस्टिगेशन करी है, क्या चार्जशीट इसमें शामिल हुई है, सभी साक्ष्यों के मामले सिद्ध करना है, क्या अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक है। ये सारी जानकारी कौन लेता है? लोक अभियोजक लेता है। उसके बाद 26 की बात करें तो मुख्यालय भेजे गए अभियुक्त को प्रथम चरण में लोक अभियोजक के समक्ष लाया जाना चाहिए। जो भी व्यक्ति मुख्यालय भेजा गया अभियुक्त को, उसे लोक अभियोजक के पास लाया जाना चाहिए, जो पुलिस पत्रावली का निरीक्षण करेगा। क्या करेगा? जो भी पुलिस का पत्रावली या जो भी चीज़ तैयार करी है उन्होंने, निरीक्षण रिपोर्ट, उसको क्या करेगा? देखेगा और सुझाव देगा जो आवश्यक होगा। न्यायालय से जुड़े पुलिस अधिकारी को भेजेगा। जो भी न्यायालय में पुलिस अधिकारी जुड़ा है उसके पास वो चीज़ जाएगी। अभियुक्त के साथ भेजी गई पुलिस पत्रावली का निरीक्षण कर वह विचार करेगा क्या अभियुक्त के पूर्ववर्ती कार्यों के बारे में पर्याप्त रूप से सुनिश्चित किया गया है, और उसकी जांच भी आवश्यक है। पैरा नंबर 27 क्या बोलता है यहाँ पर? प्रत्येक न्यायालय में सुनवाई हेतु अपेक्षित वादों को अधिकारियों के नामों, यदि कोई हो, जिन्हें उन वादों में अभियोजन चलाने हेतु प्रतिनियुक्त किया जाएगा, साथ दर्शाते हुए वाद सूची के प्रतिदिन मुख्यालय के अधीक्षक प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। मतलब न्यायालय में जो भी सुनवाई होगी, उनके उसके उस वादों से रिलेटेड जो भी अधिकारी हैं उनका नाम, अभियोजन चलाने हेतु क्या चीज़ यहाँ पर रखी गई है, क्या फैक्ट्स हैं, उनको दर्शाते हुए वाद सूची प्रतिदिन मुख्यालय के अधीक्षक या प्रभारी अधिकारी के समक्ष क्या करा जाएगा? प्रस्तुत करा जाएगा। और प्रत्येक अभियोजन अधिकारी का एक नियमित डायरी होगी, जिसमें उन वादों का एंट्री होगी और वो उपस्थित होगा और निम्नलिखित उल्लेख करेगा, जैसे कि न्यायालय का नाम क्या था, दिनांक क्या था, वाद कहाँ पे स्थगित किया गया था, ये सारी चीज़ें। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता धारा 492 के अंतर्गत सभी लोक अभियोजकों और सहायक लोक अभियोजकों को उनकी नियुक्ति के जिले में पुलिस द्वारा जांच के पश्चात मजिस्ट्रेट द्वारा विचारित या जांच किए जाने वाले वादों के लिए लोक अभियोजक नियुक्त किया जाएगा। देखो सुनो, धारा 492 जो सीआरपीसी की है, उसके अंदर जितने भी लोक अभियोजक और जो सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति हुई है एक जिले में, वहाँ पर जो पुलिस द्वारा जांच की गई है, उसके बाद जो मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑलरेडी विचारण कर ली गई है, मतलब ट्रायल कर ली गई है, उन वादों के लिए भी क्या किया जाएगा? एक लोक अभियोजक नियुक्त किया जाएगा। लोक अभियोजक को मजिस्ट्रेट के समक्ष महत्वपूर्ण वादों में अभियोजन चलाना चाहिए। सहायक लोक अभियोजक दिशा निर्देशन के अधीन नियोजित किया जाएगा कि आगे क्या काम करना है। और वाद के न्यायालय में लिए जाने से पूर्व अभियोजन अधिकारी पर पैरा 25 से 26 विहित प्रक्रिया को क्या करेगा? पूरा करेगा। तथ्यों का पूर्णतः अध्ययन करेगा। उसे पुलिस डायरी से विस्तृत रूप से अवगत होना चाहिए। जब प्रतिरक्षा हेतु साक्ष्य लाया जाता है तो उसे साक्ष्यों के परीक्षण के लिए निर्धारित तिथि से पूर्व उनके पूर्व आचरण और अभियुक्त व्यक्ति के साथ उनके संबंधों के बारे में पुलिस द्वारा सूचना प्राप्त करनी चाहिए। फिर प्रति परीक्षण भी किया जाएगा कि जो सूचना मिली है वो सही भी है या नहीं है, उसका प्रति परीक्षण। लोक अभियोजक या उसके सहायक द्वारा अभियोजकों को किए जाने वाले प्रत्येक महत्वपूर्ण वाद का संक्षिप्त विवरण तैयार किया जाएगा। देखो, इसके छोटे छोटे पॉइंटर्स भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या है? उससे पहले ये है कि हमें यहाँ पर पूरा डिटेल में पता होना चाहिए। कैसे? एक बार बेरेक्ट तो गो थ्रू होना चाहिए हमारी नज़र से, है ना? तभी तो हमें पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। ठीक है जी।
अब इसके बाद है साक्षियों का नाम आएगा, उसमें प्रतिस्थापित अप्रेक्षित साक्ष्य के सारांश क्या दर्शाते हैं उसके बारे में आएगा। पैरा 26 पूरी प्रक्रिया के बारे में बताएगी। इसके साथ जांच अधिकारी से प्राप्त प्रतिरक्षा साक्षी से संबंधित नोटिस व से संबंधित पत्रावली केस डायरी के संकलन की जाएगी। किसी साक्षी के संबंध में लोक अभियोजक संदेह की स्थिति में हो तो उसे भी प्रस्तुत करने के, उसे भी महत्वपूर्ण बिंदु में उत्पन्न करने के लिए काम करेंगे वो लोग। ये कौन बात कर रहा है? ये जो हम लोग एपीए पोस्ट पे जब जाएंगे तो उसके लिए बात हो रही है। तो ये उचित होगा कि लापता अभियुक्त का संदर्भ देते हुए फरार होने के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे। मान लो कोई अभियुक्त है और वो फरार हो गया तो उसकी डिटेल भी आएगी। एंड वाद में दर्ज साक्ष्य दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 512 के अंतर्गत विरुद्ध उसी प्रकार के सुसंगत हो न्यायालय के उपस्थित अभियुक्तों के विरुद्ध होता है तो अभियोजक जब कभी यह समझे कि मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई वाद इतना महत्वपूर्ण और कठिन है तो किसी विधिक पेशेवर लीगल प्रैक्टिशनर को भी नियोजित किया जाएगा और उसे भी मुख्यालय के प्रभारी अधिकारी को सुनिश्चित करना होगा। ये चीज़ आ गई। और वादों में जिनके इनाम की रकम अधिरोपित जुर्माने की रकम पर निर्धारित है और इसे विषय पर विविध उपबंधों की तरफ न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया जाएगा कि ये चीज़ हमने बनाई है, हमें ये संदेह पे था लेकिन हमने इसको मुख्य चार्जशीट में ले लिया है और ये चीज़ जो भी आप पूरा तैयार करेंगे वो आप न्यायालय को परामर्श देंगे कि ये केस ऐसे ऐसे काम करता है। ये चीज़ें आ गई। अब सेक्शन पैरा 28 की बात करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी सेशन से रिलेटेड जो भी वाद हैं, दंड अपीलों में लोक अभियोजक को शासकीय प्लीडर को समुचित रूप में अनुदेश देना चाहिए। उसी प्रकार विस्तृत रूप से अवगत होना चाहिए। किसी प्रकार से अभियोजन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चलाना होता है तो दोनों प्रकार के वादों में उसे केस डायरी सेशन न्यायालय के समक्ष लाना या भेज देना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। जो भी वाद चल रहा है तो उसको जो भी उसकी केस डायरी होगी वो उसे न्यायालय के समक्ष क्या करनी चाहिए? भेज देनी चाहिए। यदि न्यायालय का मुख्यालय किसी अन्य जिले में है तो लोक अभियोजक के लिए मात्र महत्वपूर्ण या कठिन अपीलों की सुनवाई के समय उपस्थित होना आवश्यक होगा। मान लो कि अगर लोक अभियोजक के लिए मात्र महत्वपूर्ण या कठिन अपील है तो सुनवाई के समय उसे उपस्थित होना जरूरी है। किसी सामान्य वाद में वह न्यायाधीश के मुख्यालय के लोक अभियोजक को अनुदेशों के साथ डायरी भेज सकेगा और जो अपील उसी प्रकार देखेगा मानो वह उसी जिले की हो। मान लो किसी और जिले की हो लेकिन अब वहाँ पर उसका जाना ज़रूरी है तो वो उसी जिले के तहत उस अपील को कंसिडर करेगा। उच्च न्यायालय के अवध के मुख्य न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण वादों में लोक अभियोजक को शासकीय अधिवक्ता को अनुदेश देने चाहिए बशर्ते कि पुलिस अधीक्षक किसी अन्य पुलिस अधिकारों को लोक अभियोजक की अपेक्षा वाद को अधिक अच्छी तरह से जानता हो। ये चीज़ आ गई। अब उसके बाद प्रयोजन के लिए प्रतियुक्त करना उचित ना समझे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब पैरा नंबर 29 पे आ जाते हैं। ये क्या कहता है? राजकीय रेलवे पुलिस के लोक अभियोजक, अब जो राजकीय रेलवे पुलिस के लोक अभियोजक हैं या सहायक लोक अभियोजक हैं यह सभी जिलों के अनुभागों में वहाँ के लिए नियुक्त होते हैं। राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा जांच के पश्चात मजिस्ट्रेट द्वारा इसका विचारण और जांच किए जाने वाले मामलों के लिए भी लोक अभियोजक क्या किए जाएंगे? नियुक्त किए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया ना यहाँ पर कि जो भी मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारण किया गया किससे रिलेटेड मैटर? राजकीय रेलवे पुलिस के द्वारा, तो उसके लिए भी क्या कर दिया जाएगा? लोक अभियोजक नियुक्त कर दिए जाएंगे। किसी राजकीय रेलवे पुलिस के संबंध के वाद में सुरक्षा बल की शाखा के अभियोजक के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये चीज़ आ गई। जिला लोक अभियोजक के वही कर्तव्य हैं जो जिला के वादों में होती हैं और उसके द्वारा पैरा नंबर 30 उल्लिखित तृतीय अनुभाग के साथ आगे बात करेंगे। यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है जिसको सीआईडी बोलते हैं, पसंद भी करते हैं लोग, इसे देखना आता भी है टीवी चैनल पे। लोक अभियोजक और उपाधीक्षक उस विभाग के अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश के किसी जिले में जांच किए जाने के पश्चात मजिस्ट्रेट या किसी सेशन न्यायालय द्वारा विचारित किए जाने वाले सभी वादों के लिए लोक अभियोजक नियुक्त किया जाएगा। देखो ध्यान से, जो भी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, उसके अंदर जो भी लोक अभियोजक है या उपाधीक्षक है उस विभाग के अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में जांच किए जाने के पश्चात मजिस्ट्रेट या किसी सेशन न्यायालय द्वारा विचारित या जांच किए जाने वाले सभी वादों के लिए लोक अभियोजक नियुक्त किया जाएगा। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है या मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई वाद जो है वो विचारित कर लिया गया है, उन सब को दोबारा से विचारित करने के लिए या वो विचारण किए गए जो विचारण के लिए जो वाद आने हैं उनकी जांच के लिए भी लोक अभियोजन क्या करा जाता है? नियुक्त किया जाता है।
जिला लोक अभियोजक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा जांच किए जाने वाले वादों के अभियोजन के लिए उस समय उत्तरदायी होगा। कोई लोक अभियोजक या उपाधीक्षक उपस्थित ना हो तो परिणाम महत्वपूर्ण समुचित रूप से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की जांच के शाखा के अधीक्षक सूचित कर देंगे। इसके बाद वह दोष सिद्धों और दोष मुक्ति के दैनिक रिपोर्ट प्रपत्र 107, एक रिपोर्ट होती है जिसका रिपोर्ट नंबर 107 है, माध्यम से अभियोजन के सभी महत्वपूर्ण असफलताओं की रिपोर्ट यदि आवश्यक हो तो संक्षिप्त विवरण के साथ अधीक्षक को करेगा। और पुलिस अच्छे से कार्यकुशलता और दुर्व्यवहार उन वादों के प्रकाश में आएंगे जो ध्यान में लाया जाएगा। इसके बाद पैरा नंबर 31 क्या कहता है, 32 ऑलरेडी कटा हुआ है। 31 क्या कहता है, उसे मुख्यालय पर अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान के लिए की जाने वाली सभी कार्यवाहियों पर निश्चित रूप से सावधानीपूर्वक ध्यान देना चाहिए। मुख्यालय पर अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान मतलब जैसे शिनाख्त के लिए जाते हैं ना, जैसे प्ली ऑफ एलिबाई जिसको बोलते हैं, उसकी शिनाख्त के लिए जब जाते हैं तो उसे अच्छी तरह से उनको पहचानना चाहिए। आवश्यक रूप से देखना चाहिए कि रीति से संपन्न की जा रही है नहीं की जा रही। पुलिस के सद्भाव पर आपत्ति नहीं की जानी चाहिए। लोक अभियोजक को जेलर की कैदी की बंदी के समय या तदुपरांत यथासाक्ष्य शीघ्र सूचित करना चाहिए। कार्यवाही पहचान अपेक्षित होनी चाहिए। यहाँ पर जेल मैनुअल होता है जो पैरा नंबर 443 के अंदर दिया गया है, और एक शासनादेश मैनुअल होता है जो 849 पैरा में दिया गया है। अनुपालन किया जाए और किसी मामले में विचाराधीन कैदी को अपने बाल बढ़ाने, दाढ़ी बनाने, अन्यथा किसी भी रूप में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई है। संबंधित पुलिस अधीक्षक या मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा जेल अधीक्षक के ध्यान में लाना चाहिए। उसे यह भी देखना चाहिए कि सुझाव के लिए मामला मुख्यालय पर आने के पश्चात परिवर्तित होगा या समाप्त हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पैरा है पैरा नंबर 33। जैसे मैंने बताया था शुरू करने से पहले कि ये 39 तक है, लेकिन आज इसके बाद क्या है यहाँ पर, इसके बाद 33 है। वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अंतर्गत रिमांड के लिए आवेदन पत्र तैयार करेगा और उसे सर्वत्र व्यक्तिगत रूप से या अधीनस्थ के माध्यम से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देगा। अभियुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के अंतर्गत साक्ष्यों के बयानों की मांगी गई प्रतिलिपियों के लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में उसे प्रमाणित किया जाएगा। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, ये काफ़ी बड़ी टिप्पणी है, टिप्पणी तो नहीं पढ़नी होती। अब चलते हैं पैरा नंबर 33 हो गया। 33 के साथ साथ ना कुछ सेक्शंस भी रीड आउट करने, जैसे इन्होंने दे रखे हैं सेक्शंस 167 ऑफ CRPC। आज के नए सेक्शंस भी रिपीट करने होंगे क्योंकि अन्वेषण कितने दिनों में, 90 दिनों में, 60 दिनों में, ये चीज़ यहाँ पर दिखा रहे हैं, 90 दिनों में, 60 दिनों में, है ना। 167 धारा और क्या बोलते हैं आपको, और एक आपकी धारा है यहाँ पर 162 तो ऊपर ही देख ली थी हमने, 167 पूरी पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद पैरा नंबर 34 की बात अगर हम यहाँ पर करें तो लोक अभियोजक विचाराधीन कैदियों के नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने और उन्हें न्यायालय ले जाने और वहाँ से ले जाने में सुरक्षा का प्रबंध करेगा। ये काम भी लोक अभियोजक का होता है कि अगर कोई कैदी विचाराधीन के लिए जा रहा है तो लोक अभियोजक उसको उसकी सुरक्षा, उसे ध्यान से ले जाना सब लोक अभियोजक के हाथ में होता है। विचाराधीन कैदियों की उपस्थिति न्यायालयों की अपेक्षित होगी। जेलर की कैदियों की सूची प्रेषित करेगा कि जेलर ये कैदी यहाँ पर बंद हैं। निर्धारित करना कि ऐसे कैदियों को हथकड़ी, बेड़ी लगाई जाए या नहीं पुलिस का कार्य है। अब तो वैसे हथकड़ी वाला प्रोविज़न आपने एक केस लॉ पढ़ा था कि अब हथकड़ी लगाना ज़रूरी नहीं है, किंतु सूची से स्पष्ट निर्देश देगा कि कौन सा कैदी की हथकड़ी या बेड़ी लगाई जाएगी या नहीं। एक इससे रिलेटेड केस लॉ भी है, वो अभी मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा है। एंड मामले में अवरोध आवश्यक है या नहीं, हथकड़ी और बेड़ी को नियंत्रित करने वाले अनुदेशों या सावधानीपूर्वक अनुसरण किया जाना ही चाहिए नहीं। या शायद ये किसी दिल्ली के ही मजिस्ट्रेट का कोई केस था जिसको हथकड़ी लगाना अलाउड नहीं था, वो पकड़ के ले गए थे, आई डोंट नो, बट अभी याद नहीं आ रहा। इन बिंदुओं पर निर्णय करने का दायित्व लोक अभियोजक का होगा, किंतु सभी मामलों में पुलिस अधीक्षक के नियंत्रणाधीन होगा। आदेश संदेह मामलों के अति महत्वपूर्ण कैदियों के मामले में लिया जाना चाहिए। अब इसको पूरा पढ़ना है तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मैंने पहले पढ़ रखा है, तो वो ये है कि बिना हथकड़ी वाले
पैदल या पुलिस कैदी वाहन के सिवाय किसी अन्य वाहन से यात्रा करने वाले विचाराधीन कैदियों की स्थिति में गार्ड या अभिरक्षक नियमावली की परिशिष्ट सेकंड की टिप्पणी के अनुसार अभियोजकों की संख्या अधिक होनी चाहिए। इसमें लोक अभियोजक प्रपत्र संख्या 27 में कैदियों की सूची की 2 प्रतिलिपियां अभिरक्षण कमांडर को सुपुर्द करेगा। इसके बाद अभिरक्षण कमांडर नियमावली में उल्लिखित तलाशी करने के पश्चात अपना समाधान कर बेड़ी के बारे में निर्देशों का अनुपालन पूरा करेगा और फिर उसके बाद प्रतिलिपि पे हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। कैदियों की सुपुर्दगी के पश्चात उसके जेल वापस लौटने तथा जेलर द्वारा इस सूची का आशय पृष्ठांकन करने तक कैदीगण जिले में सुरक्षित वापस आ जाएगा। उनकी सुरक्षित अभिरक्षा दायित्व अभिरक्षण कमांडर पर होगा और लोक अभियोजक कैदियों के जेल वापस आने से पूर्व सूची में आवश्यक परिवर्धन या परिवर्तन कर सकेगा। इसके बाद 35 है, जब कोई दोषसिद्धि या विचाराधीन कैदी किसी न्यायालय की अधुपेक्षा अनुसरण में किसी अन्य जिले में भेजा जाता है तो जेल के अधीक्षक इस कैदी निरुद्ध द्वारा हस्ताक्षरित आदेश उस कैदी को निर्देश के साथ भेजा जाएगा। जेल मैनुअल का पैरा 164 450 उस जिले पर जहां कैदी को भेजा जा रहा है, लोक अभियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे आदेश को न्यायालय और उसके समक्ष कैदी को क्या कर दे, प्रस्तुत कर दे। इसके लिए एक क्या होता है, हर काला पानी की आजकल सजाए फफ्ता कैदी के वारंट के साथ नाम पंजिका जेल प्रपत्र नंबर 44 भरी जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और काला पानी की सजा उसको दी जाएगी अगर वो दोष सिद्ध होता है तो। उसके बाद यहाँ पर है आपके लिए किसी अभियुक्त को पुलिस के द्वारा दी गई जांच वाले संज्ञेय मामले में दोषी ठहराए जाने पर कारावास की सजा उसे दी जाती है। और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि न्यायालय के भारसाधक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा कि जिससे कि वह जेल प्रयोजनार्थ कैदी को अभ्यस्त या अनभ्यस्त श्रेणी में रखे। मतलब उसे बिल्कुल ही कंट्रोल में रखना है या थोड़ा सा उसको फ्री छोड़ सकते हैं, उसके मेंटल चीज़ों को भी चेक करती है जेल। ऐसी बात नहीं है कि खुला छोड़ती है। मान लो कोई डेंजर अपराधी है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अब उसे छोड़ दे तो वो तो बाकियों के लिए भी रिस्की है। 36 आता है संपत्ति जो पुलिस के कब्जे में आती है, पैरा नंबर 36, जिसको हम सुपरदारी मतलब संपत्ति जो पुलिस के कब्जे में, जैसे मान लो किसी ने मर्डर किया और पुलिस ने उसके पास जो भी उसे चीज़ें मिली वो अपने कब्जे में ले ली, ऐसे करके। संबंध के लोक अभियोजक के दायित्व के अध्याय किस में दी हुई है, ये यहाँ पर 13 में। उंगली के निशान के संबंध में अलग मैनुअल देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ रजिस्टर्स बने हुए, जैसे कि फरार अपराधियों का रजिस्टर 19 में, संपत्ति रजिस्टर 4 भागों में 13 में, अस्त्र गोला बारूद सैन्य भंडार रजिस्टर 171 से 173 में। उसके बाद अगर बात आती है किसकी, उसके बाद बात आती है बंदी गृह रजिस्टर की। जैसे रजिस्टर बंदी गृह हो गया, उसका रजिस्टर है, तो वो बंदी गृह रजिस्टर के मुख्यालय में रखे गए सभी कैदियों का मुख्यालय पर गार्ड की अभिरक्षा के विरुद्ध विचाराधीन कैदियों का नाम समाविष्ट होगा जिनका मुख्यालय विचारण ना किया गया हो। ये रजिस्टर इंपॉर्टेंट हैं, कौन से चैप्टर में दिए गए हैं ये भी पूछते हैं। बंदी गृह में ना रखे गए हों, नाम रजिस्टर में दर्ज किया जाना आवश्यक नहीं है, बशर्ते क्या है कि उन्हें कारावास का दंड ना दिया गया हो। तब अगर उसे कारावास का दंड दिया गया है तो आपको उस व्यक्ति का नाम रजिस्टर में एंटर करना पड़ेगा। अब 37 की बात करते हैं। लोक अभियोजक अभियोजन शाखा में होने वाले मात्र से उसकी पुलिस अधिकारी की प्रातिस्थिति नहीं खो देता। पुलिस विभाग को प्रभावित करने वाले लोकहित के मामलों में जन सामान्य की अवधारणा के बारे में सूचना प्राप्त करने हेतु सुविधाजनक स्थिति के बारे में बताएंगे। 38 क्या कहता है, देखो जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होगा उस पर अलग से ही प्रेशर दिया जाएगा, जो नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। उसके बाद 38 है, सहायक लोक अभियोजनीकरण नियंत्रण अधीन होते हैं। इस अध्याय के अंदर प्रत्येक न्यायालय के लिए अभियोजन साक्षी रजिस्टर सहायक लोक अभियोजन द्वारा रखा जाएगा। देखो यहाँ भी एक रजिस्टर आ गया, ठीक है, ये भी होगा। उसके बाद अब कौन कौन से रजिस्टर्स कई बार होते हैं हमें पता ही नहीं होता। जैसे कि हमें देखना है कि हमारे केस में कौन कौन विटनेस है, तो हम स्टेट वाले केस में खड़े हैं और रीडर साहब या सॉरी ये आपके एपीओ साहब या पीपी साहब सामने खड़े हैं, हम इनसे पूछ सकते हैं, इनका रजिस्टर चेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये हमें परमिशन है या नहीं है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हम जो पीपी साहब का रजिस्टर है क्या वो उसे चेक कर सकते हैं अगर हमारा मैटर है तो। ये चीज़ है कि कितने एविडेंस है हमारे केस में, कौन कौन से आगे कौन से नहीं आगे, ऐसी चीज़ों का भी कई बार पता करते हैं वकील, लेकिन आप मुझे बताइएगा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये इसका एक फॉर्मेट दिया गया है यहाँ पर। न्यायालय के सदन सभी लोक अभियोजक के नियंत्रण अधीन होंगे जब न्यायालय में नियोजक ना हो, कार्यालय में उसकी सहायता करेंगे,
उन सभी मामलों की ओर अधीक्षक का ध्यान आकृष्ट करेंगे। कोई पुलिस न्यायालय में 1 वर्ष से अधिक अवधि से संलग्न है। पैरा नंबर 524 देखेगा कि ड्यूटी पर समुचित वादी धारण करते हैं और कर्तव्यों के संपादन हेतु उत्तरदायी होंगे। सबसे पहले सभी कैदियों का विचाराधीन होगा। विलंब किए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम चरण में जब रिमांड आवश्यक हो तो दोनों की स्थिति बंदीगृह उन्हें निरुद्ध करने हेतु आदेश प्राप्त करता है। दांडिक मामले सुनवाई के लिए तैयार हैं, साक्षी उपस्थित होने चाहिए। न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखें, कैदियों को हथकड़ी उतार दी गई है बशर्ते भार साधक अधिकारी निर्देश करे या ना करे। उसके बाद सुदूर न्यायालय के संकलन हो, लोक अभियोजक अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा। 25 से 31 लेकर पैराग्राफ में लोक अभियोजन के क्या दिए गए हैं, कर्तव्य बताए गए जो अभी हम ऊपर पढ़ ही रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद आगे की बात करें, मजिस्ट्रेट निर्देश देगा। साक्ष्यों की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। व्यक्तियों की मुचलका भरवाना। मुचलका क्या होता है कि उनकी ना एक फॉर्म दिया होता है, उसके अंदर जो भी साक्ष्य होते हैं ना उनकी अभिरक्षा में रखे गए अभियुक्त व्यक्तियों से एक मुचलका भरवा लिया जाता है। मुचलका बोलते हैं उसे। फॉर्म होता है, उसमें उनकी डिटेल आती है, आपका नाम, आपके पिता का नाम, ये सब, कब से बंद हो, क्या है, सारी चीज़ें। और न्यायालय के आदेश के अधीन अभियुक्त अभिव्यक्तियों को अभिरक्षा में लाना होता है। ठीक है, ये चीज़ है। अब ये पार्ट 3 है तो ये तो अभी ख़त्म हो गया। अब आती है पार्ट 4 की बात। तो ये था आज आपका पैरा नंबर 39 तक। ठीक है, अब इसके बाद कल से 41 छोटा सा ये कर लेते हैं इसे भी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है मंडल निरीक्षक, सर्कल इंस्पेक्टर जिसे बोलते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 40 से लेकर अगर आप लोग देख पाएँ तो ये 42 तक ही है। कहाँ से है, पैरा नंबर 40 से लेकर 42 तक, यहीं तक है ये। इसको हम करना शुरू करते हैं। तो क्या कहता है 40 नंबर कि मंडल निरीक्षण के कर्तव्य क्या हैं। इसका कर्तव्य है अन्वेक्षण का पर्यवेक्षण, अपराध का निवारण करना, रोकथाम लगाना। सर्कल इंस्पेक्टर है ना, तो जैसे मान लो ये एक एरिया है, उसका ये सर्कल इंस्पेक्टर है, तो उस दायरे में जो भी क्राइम होगा उसको रोकथाम करना इसका काम है। अन्वेक्षण करेगा कि क्या कार्य, जाँच करता रहेगा, सहयोग करेगा। विशेषकर अधीनस्थ थानेदार जो भी होंगे उनके कर्तव्य ईमानदारी से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उनको देखेगा। थाने में निरीक्षण नष्ट नहीं होना चाहिए, ये भी इसका ही काम है। एक अपराध रजिस्टर रखेगा। थाने में सीधे संज्ञेय अपराधों की प्रथम इत्तला रिपोर्ट, जो भी FIR आती है उसकी टिप्पणी देखेगा, सुनियोजित करेगा कि गंभीर तो नहीं है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है। ये पैरा नंबर 40 में ही आता है। ठीक है, पैरा नंबर 40 में आता है, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। उसका रजिस्टर नगण्य अपराधों के विवरणों का दलदल नहीं होता। अपने मंडल के प्रत्येक थाने के वर्ष में 1 बार निरीक्षण करेगा, ज्ञापन देगा, अनुसरण करेगा। स्वयं अन्वेक्षण का संचालन करके प्रतियुक्त करेगा कि काम सारे हो रहे हैं। उसके बाद उपस्थिति के समय केस डायरी पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। केस डायरी पर हस्ताक्षर करने का राइट नहीं है उसका। ठीक है, मासिक सर्वे करेगा हर महीने, फिर अन्वेक्षण करेगा अपराधों का क्या है, पुलिस अधीक्षक के पास जाएगा। पैरा नंबर 251 में इसकी पूरी टिप्पणी दी है, इसका काम क्या क्या है। 41 नंबर की बात करें, पैरा नंबर 41, तो कर्तव्य क्या होंगे। तो पहला कर्तव्य है घटना सुनिश्चित करते रहना चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट को इसकी जानकारी होनी चाहिए। आतंक या कोई अफवाह नहीं फैलनी चाहिए। कोई आंदोलन में अगर कोई आंदोलन हो रहा है तो उसमें किसी प्रकार का कोई आतंकवाद नहीं आना चाहिए, कोई अफवाह नहीं फैलनी चाहिए कि यहाँ बम है या कुछ है, वो भी इसकी जिम्मेदारी। पुलिस बल का समय तक कमान हाथ में लेना, दंगे का दमन करना। प्रारूप 3 में गतिविधियों के बारे में एक डायरी बना लेगा और एक गोपनीय नोटबुक बनाएगा अपने पास कि ये चीज़ें रखी है। विस्फोट अधिनियमों के अधीन अनुज्ञात लाइसेंस प्राप्त करना, या यहाँ पर एक मैनुअल होगा इंडियन आर्म्स करके, उसको भी देखेगा। देखो आपको पता है ना कि इलीगल आर्म्स मतलब हम बिना लाइसेंस के अपने पास हथियार नहीं रख सकते। ठीक है, तो उसकी भी सूची इनके पास होती है, किसको लाइसेंस कब दिया है, क्या दिया है, लाइसेंस वाला है या नहीं है, वो चीज़। अधीक्षक को सूचित करना, विभागीय मामलों को प्रारंभिक जांच करना, सब इनकी ड्यूटी आती है।
किसकी? सर्कल ऑफिसर की। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं 42 में। तो महानिरीक्षक के मत में थानों की संख्या मंडल निरीक्षक की संख्या अनुपात है। पैरा नंबर 40 से 41 में नियंत्रित रखने के लिए बहुत अधिक मंडल हैं। यहाँ पर 101 गिनाए गए वर्गों की अपराधों की जैसा पुलिस अधीक्षक निर्देशित करती है। मंडल निरीक्षक के मंडल थानों को वार्षिक रूप से निरीक्षण जाने की अपेक्षा आदेश उस पर लागू नहीं होंगे और यहाँ पर विभागीय मामलों में अन्वेषण होगा। ठीक है, तो ये सब अन्वेषण करने का कर्तव्य किसका है? सर्कल ऑफिसर का है। तो सर्कल ऑफिसर का जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिख रहा है वो इम्पोर्टेंट दिख रहा है आपका, एक तो 41 के अंदर भी दो चीज़ें, एक तो ये आर्म्स वाला जो दिख रहा है वो, और एक ये पहला वाला जो दिख रहा है कि उसको आंदोलन या आतंक या अफवाह जैसी चीज़ों को उसे रोकना पड़ेगा। दूसरा, उसको ये भी विचारण करना पड़ेगा कि अपराध कैसे हैं, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, ये काम भी सर्कल ऑफिसर का होता है। तो ये आपके लिए आज क्लास थी 42 तक। अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी रेलिवेंट चीज़ें मिल रही हैं या कुछ आपकी जो भी रिक्वेस्ट है या कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।